नमस्कार। भारत की भूगोल की इस सीरीज में हम लोग भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात जो भारत के बांध हैं, जो भारत के बड़े बांध हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं। कल की क्लास में, अर्थात जो भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं की पहली क्लास हुई है, इसमें हम लोगों ने दामोदर घाटी परियोजना, जो कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी, मुख्यतः झारखंड और पश्चिम बंगाल की जो परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना, इस पर, इसके अलावा सतलज नदी पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, इस पर चर्चा कर ली थी। इसके अलावा सतलज नदी पर ही पंजाब के कपूरथला से में हरिके बैराज बांध बनाया गया है, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है और संभवतः विश्व की भी ये सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। इसके अलावा कोसी नदी परियोजना, कोसी नदी पर जो बांध बनाया गया है, तो इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी, तो बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए नेपाल के हनुमान नगर में इस पर बांध बनाया गया है, तो इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। इसके अलावा रिहंद जो बांध परियोजना है, रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर बनाया गया है। सोन नदी की ये सहायक नदी है और इसी बांध से बनने वाला जो कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील अर्थात मानव निर्मित झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। इसके अलावा हम लोगों ने चंबल नदी जो परियोजना है, मालवा के पठार से निकल करके और मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना में आकर के मिल जाती है, इटावा में। चंबल नदी पर मुख्यतः 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं, जिसमें जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध, इन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। इसके अलावा महानदी पर स्थित बांध, हीराकुंड बांध, अर्थात हीराकुंड परियोजना, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड। तो इन तमाम महत्वपूर्ण बांधों पर हमने इसके पहले की क्लास में चर्चा कर ली है। यदि आपने वो नहीं देखा है, आप जरूर देख लें, क्योंकि आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बांध बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आज की क्लास फैक्ट से भरा हुआ है। आज की क्लास में बहुत सारे फैक्ट हैं। पहले तो जो बड़े बांध हैं, जो बचे हुए हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो और बांध हैं जो थोड़े छोटे हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उन सभी बांधों पर राज्यवार हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। जो बड़े बांध हैं उनमें से एक बांध है उत्तराखंड के टिहरी जिले में, उत्तराखंड के टिहरी जिले में, जिसे टिहरी बांध कहा जाता है। ठीक है ना? तो यहां से प्रारंभ करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। भारत की बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उसमें पहले टिहरी बांध, तो हेडिंग डाल देंगे टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी की जो सहायक नदी है, भिलांगना नदी, गंगा नदी तंत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर है, नाम है सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर से 2 नदियां निकलती हैं, विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा, विष्णु गंगा जब दोनों आपस में मिलती हैं तो इस नदी को अलकनंदा कहा जाता है। इसी अलकनंदा नदी में से निकलने वाली नदी भागीरथी आकर के मिलती है। कहाँ पे? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलती हैं तो देवप्रयाग के बाद से इसका नाम गंगा हो जाता है, और उसके बाद ये हरिद्वार, उसके बाद मैदानी भागों में प्रवाहित होते हुए ये उत्तर भारत के मैदान में प्रवाहित होती है। तो ये जो से जो नदी निकल रही है इसका नाम है भागीरथी नदी।
और भागीरथी की एक सहायक नदी है भिलांगना नदी। भागीरथी की एक सहायक नदी है भिलांगना नदी। भिलांगना नदी भागीरथी में, भिलांगना नदी भागीरथी में टिहरी में आकर के मिलती है। तो भागीरथी और भिलांगना के संगम पर, भिलांगना नदी पर एक बांध बनाया गया है टिहरी जिले में, जिसका नाम है टिहरी बांध, टिहरी बांध परियोजना। नाम पर लिखते जाइएगा प्रत्येक पॉइंट जिस तरीके से हम इसे बोलते जा रहे हैं। तो भिलांगना तथा भागीरथी के संगम पर उत्तराखंड के टिहरी जिले में टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है ना। टिहरी जो बांध है ये रसिया की तकनीक से बना है, उनके आर्थिक सहयोग से बनाया गया था। अर्थात इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और इसके साथ साथ इसमें जो आर्थिक सहयोग मिला है वो रूस से मिला था। आप इसी तरीके से लिख लेंगे कि इस परियोजना का निर्माण रूसी तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग से किया गया था। रूसी तकनीक तथा आर्थिक सहयोग से किया गया था। इस परियोजना को जो केंद्रीय मंजूरी, केंद्र सरकार के द्वारा जो मंजूरी मिली थी वो 1972 में मिल गई थी, 1972 मिल गया था। लेकिन ये बांध बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो कब होता है? 1978 में, 1978 में आकर के इस पर बांध बनना शुरू हुआ था। अर्थात ये जो 6 साल का समय है, ये 6 साल का समय यहाँ पर इस बांध का बनने का विरोध शुरू हो गया था। इस बांध के बनने का विरोध शुरू हो गया था। मैंने बताया था कल की क्लास में कि एक बांध अगर बनता है तो उससे बहुत सारे लाभ होते हैं, इसी वजह से इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। लेकिन एक बांध से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। एक बांध बनने से बहुत सारे नुकसान होते हैं और सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो पर्यावरण को होता है। क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में कोई बांध बनाया जा रहा है, अगर किसी क्षेत्र में कोई बांध बनाया जा रहा है तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ये कोई मुख्य नदी है और इस पर हमने यहाँ पर बांध बना दिया, तो बांध के जो पीछे का हिस्सा होगा ये बहुत ही कम समय में ही जलमग्न हो जाएगा। अर्थात नदी का उद्गम जहाँ से हो रहा है वहाँ से लेकर के और इस बांध तक ये जो नदी का जल है, इस नदी का जल स्तर जो होगा वो लगातार बढ़ता जाएगा। और नदी के जो आसपास का क्षेत्र होता है, नदी का ये जो क्षेत्र जलमग्न हो रहा है, ये पहले किसके अंतर्गत आता था? जैव विविधता क्षेत्र के अंतर्गत आता था। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ विकसित होती हैं। नदी के किनारे विभिन्न प्रकार के जीव और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ विकसित होती हैं। तो इन जीवों को और इन क्षेत्रों को, और चूंकि नदी का जो ये क्षेत्र होता है, तो नदी का क्षेत्र होने के कारण ये जलोढ़ क्षेत्र होता है, अर्थात जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है, तो इस वजह से ये उपजाऊ भी होता है। एक बांध बनाने से एक बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो कृषि की भूमि हम खो ही रहे हैं, इसके अलावा जो वनीय क्षेत्र है और वन्य जीव हैं उनको भी यहाँ पर भारी मात्रा में नुकसान होता है। टिहरी बांध जब बनाया गया था तो टिहरी बांध बनाने से भी इसी तरीके की समस्या, अर्थात पर्यावरण को ही सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। वहाँ पर उत्तराखंड में उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही साथ हुआ करता था, तो एक प्रमुख लीडर हुआ करते थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने यहाँ पर एक मूवमेंट शुरू किया जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये जो गैप आप देख रहे हैं 1972 से 1978 के बीच में, अर्थात इसे मंजूरी 1972 में मिल गया था, लेकिन 1978 में आकर के इस पर काम शुरू होता है। ये जो 6 साल का समय है चिपको आंदोलन का समय है। इस बांध के बनने के विरोध में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं, चिपको आंदोलन के जो मुख्य प्रणेता बनेंगे वो है सुंदरलाल बहुगुणा। ये पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है वो कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन क्यों किया गया था? तो चिपको आंदोलन मुख्यतः टिहरी बांध से होने वाले जो पर्यावरणीय नुकसान है उसके विरोध में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई। इसमें महिलाएं पेड़ को पकड़ करके और खड़ी रहती थी, रात रात भर दिन भर पड़ी रहती थी ताकि पेड़ को ना काटा जाए। उनका मानना था कि अगर पेड़ आपको काटना होगा तो उससे पहले आपको हमें काटना होगा। तो इस तरीके का आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन, इसी वजह से इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा हुआ है। टिहरी बांध से जो मुख्यतः नुकसान होता है या हुआ उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहले तो टिहरी बांध जो है हिमालय भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है और ये हिमालय के क्षेत्र में बना हुआ है, तो इस वजह से टिहरी बांध जो है ये भी भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। अर्थात कई सारे जो भूगर्भ शास्त्री हैं
उन्होंने इस बांध को बनाने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि अगर टिहरी बांध टूटा, टिहरी बांध में किसी तरह की दिक्कत आई तो इसमें इतना जल है, इतना पानी है कि पूरा उत्तर भारत का मैदान डूब जाएगा, पूरा उत्तर भारत का मैदान डूब जाएगा, इसका प्रभाव दिल्ली तक होगा, इसका प्रभाव दिल्ली तक पड़ेगा। तो पहले तो ये भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है, अर्थात इस वजह से भी ये थोड़ा सा रिस्की है, इस वजह से थोड़ा सा संवेदनशील इलाके के अंतर्गत आ जाता है ये। इसके अलावा जब इस बांध को बनाया गया था तो 172 गांव, जो इसके आसपास के जो गांव हैं, 172 गांव, लगभग 467 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 467 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को खाली कराना पड़ा था और इतने बड़ा इलाका जलमग्न यहाँ पर हो गया था। इस बांध के बनने की वजह से जो प्रभाव में आने वाले लोग हैं, जो सरकारी आंकड़े मिलते हैं उस हिसाब से ही अगर बात की जाए तो लगभग 1,25,000 लोग को यहाँ से विस्थापित होना पड़ा था, यहाँ से कहीं और पलायन करना पड़ा था, यहाँ से कहीं जाना पड़ गया था, ठीक है ना, जो लगभग कितने 172 गांवों के अंतर्गत रहने वाले लोग थे। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से, अर्थात जो विस्थापन हो रहा है लोगों का, इसके अलावा जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो रहा है जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है, बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ा था, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से ही सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। लेकिन अंततः ये बांध बना और ये जो है जब बना तो ये इतना विशाल बांध बनता है कि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया, ठीक है ना। तो ये भी एक इसकी विशेषता बन जाती है कि टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके लिए टिहरी में ही एक जल विद्युत विकास निगम की स्थापना की गई है, जो कि विद्युत उत्पादन करने का कार्य यहाँ से किया जाता है, ठीक है ना। ये रहा आपका टिहरी बांध परियोजना। जिस तरीके से मैंने बताया है प्रत्येक पॉइंट, जैसे कि चिपको आंदोलन क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, इसके जो प्रमुख फैक्ट है उसको, ये तमाम बातें आप इसी तरीके से इसमें लिख लेंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग लिख लिया होगा, ठीक है। टिहरी बांध के बाद अगली जो परियोजना है उसका नाम है नर्मदा नदी घाटी परियोजना। नर्मदा नदी घाटी परियोजना, पहले थोड़ा सा नर्मदा नदी को जान लीजिए। नर्मदा नदी दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन कौन सी सबसे बड़ी नदी दक्षिण भारत की? गोदावरी है, गोदावरी के बाद कृष्णा और कृष्णा के बाद नर्मदा। नर्मदा दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जैसे कि सबसे बड़ी गंगा, गंगा के बाद गोदावरी, कृष्णा, यमुना, यमुना के बाद नर्मदा, ठीक है ना। तो 5वीं सबसे बड़ी नदी पूरे भारत की, दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ। अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं ये विंध्य पर्वत श्रेणी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और अमरकंटक से निकल करके ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है और इस नदी का उद्गम ये अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। भारत में 3 प्रमुख नदियां हैं जो अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, उसमें नर्मदा है, ताप्ती है और दामोदर है। 3 नदियां भारत की जो अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। तो भ्रंश घाटी का मतलब मैंने पहले की क्लासेस में बताया है कि जमीन की जो सतह होती है, जैसे कि ये जमीन है, अगर यहाँ पर जमीन नीचे धंस जाता है तो इसे हम भ्रंश कहते हैं। यहीं से नदी प्रवाहित होने लगती है, इसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। तो जो नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, अर्थात यहाँ पर ऊपर बिंद श्रेणी है, बीच में सतपुड़ा श्रेणी है और नीचे अजंता श्रेणी है। तो 2 पर्वतों के बीच में जो नीचे धसा हुआ क्षेत्र है उसमें नर्मदा नदी का प्रवाह होता है, किधर से? पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है ना। तो इसी वजह से इस क्षेत्र को नर्मदा भ्रंश घाटी कहते हैं। तो नर्मदा जो नदी है इसका जो प्रवाह है ये 3 राज्यों में होता है। इसका प्रवाह 3 राज्यों में होता है। इसका सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी का प्रवाह आप इसी तरीके से लिख लेंगे। पहले जो मैंने नर्मदा नदी का शॉर्ट में परिचय दिया है आप उसको उसी तरीके से लिखेंगे। इसके बाद लिख लीजिएगा नर्मदा नदी का प्रवाह। नर्मदा नदी का जो प्रवाह है वो 3 राज्यों में है, ठीक है ना। प्रतिशत के आधार पर भी पूछा जाता है। 86% हिस्सा नर्मदा नदी का ये मध्य प्रदेश में है,
86% मध्य प्रदेश में, 2% हिस्सा इसका, अब यहाँ पर नीचे थोड़ा सा झुका हुआ है, तो 2% हिस्सा इसका जो आता है वो महाराष्ट्र में आता है, 2% महाराष्ट्र में, और बाकी 12% जो इसका हिस्सा है वो गुजरात में आता है। गुजरात के ही भड़ौच नामक स्थान पर ये खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है ना। तो इसी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में कुछ बांध बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश में इस पर कुछ बांध बनाए गए हैं। तो मुख्यतः बांधों का नाम है नर्मदा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध और महेश्वर परियोजना। ये तीनों जो बांध हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन कौन से? नर्मदा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध और महेश्वर परियोजना। इसी नदी पर आगे चल करके गुजरात में, इसी नदी पर आगे चल करके गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना की शुरुआत की गई। सरदार सरोवर परियोजना जो है, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य या इसका जो राज्य है मध्य प्रदेश, लिखते जाएंगे, हेडिंग डाल देंगे सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र का की संयुक्त परियोजना है, कि संयुक्त परियोजना है। अर्थात इस बांध से जो गुजरात में यहाँ पर सरदार सरोवर परियोजना बनाया गया है, ठीक है ना, बांध जो बनाया गया है, इससे इन तमाम राज्यों को, मध्य प्रदेश को भी, उसके अलावा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को इससे लाभ प्राप्त होता है, ठीक है ना। यहीं से कुछ नहरें निकाल करके हम राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जल पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सिंचाई के उद्देश्य से, क्योंकि राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा है उसमें तो इंदिरा गांधी नहर से जल प्राप्त हो जाता है, सिंचाई हो जाती है। लेकिन इसका जो ये क्षेत्र है, गुजरात के तो कच्छ वाला क्षेत्र है, इसके अलावा जो राजस्थान का ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी सिंचाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यहाँ से नहरें खुली जा रही है। इसके अलावा गुजरात को इससे लाभ प्राप्त होता ही है और विद्युत उत्पादन का कार्य भी यहाँ पर किया जाता है, तो विभिन्न राज्यों को इससे लाभ प्राप्त होता है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की यह संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर जो परियोजना है, इससे भी, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर बांध बनाया गया तो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, क्योंकि अमरकंटक से जो ढलान है ये इधर की तरफ है, अर्थात गुजरात की तरफ है, और यहाँ पर अगर बांध बन जाएगा तो नदी का जो जल क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में बढ़ने लग जाएगा। तो मध्य प्रदेश में इसको लेकर के आंदोलन शुरू हो गया, इसको लेकर के एक आंदोलन शुरू हुआ ताकि इस बांध के विरोध में, वही कारण जो चिपको आंदोलन अर्थात टिहरी बांध परियोजना का जो कारण रहा था, वही पर्यावरणीय कारण। तो इस वजह से यहाँ पर एक आंदोलन शुरू होगा जिससे कहा गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रणेता थे वह मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य प्रणेता रही थी। अर्थात मध्य प्रदेश को इससे होने वाले हानि अर्थात पर्यावरणीय हानि की वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई, किनके द्वारा? मेघा पाटेकर के द्वारा, ठीक है ना। तो यह रहा है आपका सरदार सरोवर परियोजना। इसके अलावा एक बड़ी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा जो नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। चिकमगलूर, सह्याद्री की पहाड़ियों में चिकमगलूर से निकल करके, सह्याद्री की पहाड़ियों में चिकमगलूर से निकल करके और कर्नाटक के कुछ जिलों से प्रवाहित होते हुए, कर्नाटक से जो जिले शिमोगा, धारवाड़, बेल्लोरी और रायचूर जिलों से प्रवाहित होते हुए और आंध्र प्रदेश में ही कर्नूल में, आंध्र प्रदेश के कर्नूल में आकर के ये कृष्णा से मिल जाती है। अर्थात कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है तुंगभद्रा, इसी पर स्थापित किया गया तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना में आप इसी तरीके से लिख लीजिएगा कि तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी नदी ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल की नदी है। मयूराक्षी नदी मुख्यतः पश्चिम बंगाल की नदी है जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकल करके और हुगली में मिलती है। हुगली की सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है मयूराक्षी नदी। तो मयूराक्षी नदी पर ही यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसे कहा जाता है मयूराक्षी बांध।
इसी को कनाडा बांध भी कहा जाता है। मयूराक्षी बांध को ही कनाडा बांध बनाया कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यही बनता है कि मयूराक्षी जो बांध है इसको और किन नामों से जाना जाता है, तो मयूराक्षी बांध को ही कनाडा बांध। तो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। यहाँ पर है मयूराक्षी नदी, हुगली की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली में जाकर के पश्चिम बंगाल में मिलती है, जिस पर कौन सा बांध बनाया गया है? मयूराक्षी बांध, जिसे कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये रही कुछ भारत की महत्वपूर्ण बांध। इसके अलावा यहाँ से जैसे जैसे हम पॉइंट करते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आप उसी तरीके से उसको लिखते जाइएगा राज्यवार, ठीक है ना। तो हम लोग ऊपर से चलेंगे। अब कुछ छोटे बांध जो कि कहाँ पर हैं उनकी स्थिति पूछी जाती है। अब ज़्यादातर जिन बांधों के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो उनमें से ज़्यादातर सवाल ये पूछे जाते हैं कि किस नदी पर है और किस राज्य में है। बांधों से जो बनने वाले सवाल हैं, तो जो डिटेल में सवाल बन सकते थे, जो बड़ी बांध हैं, बड़े बांध हैं, उन पर तो हम लोगों ने चर्चा कर ली पहली क्लास में, और जो बचे हुए थे वो आज की क्लास में। बड़े बांधों से, तो बड़े बांधों से अंदर से भी सवाल बनते हैं जिस पर हम लोगों ने विस्तृत तौर पर चर्चा की है। अब बांध, नदी और कुछ राज्य जहाँ से सवाल बनते हैं, जैसे पूछ लेगा कि दुल्हस्ती बांध कहाँ है, किस नदी पर है, कहाँ है, किस नदी पर। तो इस तरीके से बांधों से, राज्य और नदी से सवाल बनते हैं, तो उन पर हम लोग मुख्यतः चर्चा कर रहे हैं। और एक बार ऊपर से देखते हुए आ रहे हैं, जो हम लोगों ने करा दिया है उसको छोड़ करके बाकी जो हमने बड़े बांधों में नहीं कराए हैं, उसके अलावा जो बांध बचे हुए हैं उन पर हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं। आइए, तो सबसे ऊपर कश्मीर। कश्मीर में आप देखेंगे यहाँ ये कश्मीर क्षेत्र है, तो सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 5 नदियां हैं। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु को लगा करके 6 नदियां हैं। तो इसमें झेलम नदी, ये जो नदी है यह है झेलम नदी। झेलम के नीचे चेनाब नदी, इसका नाम है चेनाब नदी। चेनाब के नीचे रावी नदी, यह है रावी। रावी के नीचे यहाँ पर है ब्यास नदी। ब्यास पर हम लोगों ने कल चर्चा कर ली थी, ब्यास नदी पर, ठीक है ना। अब हरिके बैराज बांध, हरिके बैराज बांध जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकल रही है, ये भी यहाँ पर है। तो ब्यास और उसके अलावा सतलज, सतलज नदी पर जो बांध बने हैं, जैसे भाखड़ा नांगल जो बांध है उस पर हम लोगों ने चर्चा इसमें कर ली थी, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। इसमें से जो झेलम नदी है, झेलम नदी, झेलम नदी पर कश्मीर में 2 प्रमुख बांध हैं, 2 प्रमुख बांध हैं। इसका नाम है किशनगंगा बांध। कश्मीर में झेलम नदी पर किशनगंगा, तो आप किस तरीके से लिखेंगे? कश्मीर, कश्मीर के बांध, नदी झेलम नदी, और बांध किशनगंगा बांध और तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना एक नौ परियोजना है, यहाँ पर नौकाएं चलाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये रहा कश्मीर के बांध। कश्मीर के बाद 3 बांध रावी नदी पर है पंजाब में, आप इसको इसी तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यह है चेनाब नदी, इसके ऊपर है चेनाब नदी। चेनाब नदी पर, चेनाब नदी पर इसमें मुख्यतः 3 बांध बनाए गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बगलीहार बांध, दुल्हस्ती बांध और सलाल बांध। इसमें दुल्हस्ती और सलाल बांध बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि दुल्हस्ती बांध किस नदी पर स्थित है? दुल्हस्ती बांध चेनाब नदी पर स्थित है। इसके अलावा सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब नदी पर है। किस राज्य में है? कमेंट में करके आप हमें बताएंगे। तीनों बगलीहार बांध, दुल्हस्ती बांध और सलाल बांध किस राज्य में है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। आप कमेंट में करके इसे हमें जरूर बताएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा यहां से एक नदी निकलती है मानसरोवर वाले क्षेत्र से ही, और भारत और नेपाल की सीमा पर प्रवाहित होते हुए आगे जाकर के ये घाघरा में मिल जाती है। आगे जाकर के ये घाघरा मिल जाती है, नाम है शारदा नदी। तो शारदा नदी, शारदा नदी को ही उत्तराखंड में काली नदी भी कहा जाता है। तो शारदा नदी पर उत्तराखंड में टनकपुर में, उत्तराखंड के टनकपुर में एक बांध बनाया गया है, नाम है टनकपुर बांध। ये मुख्यतः उत्तराखंड और नेपाल अर्थात भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना हो जाती है। तो किस नदी पर है? काली नदी पर। कौन सा बांध? टनकपुर बांध। कहां पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। इसके अलावा गुजरात में ताप्ती नदी पर, गुजरात में ताप्ती नगर के जो बांध हैं उनके नाम है, लिख लेंगे, गुजरात के प्रमुख बांध। नदी ताप्ती नदी, उकाई बांध, काकरापार बांध और साबरमती बांध, माही बांध। साबरमती गुजरात की एक नदी भी है,
लेकिन उस पर नहीं बनाई गई, ताप्ती नदी पर बना है ये। और माही भी गुजरात की एक नदी है, लेकिन ये जो बांध है माही बांध और साबरमती बांध ये दोनों ताप्ती नदी पर है, ठीक है ना। तो आप इसे गुजरात में ताप्ती नदी पर, गुजरात के बांध नदी ताप्ती, और बांधों के नाम इस तरीके से लिख लेंगे, उकाई बांध, काकरापार, साबरमती और माही। इसके अलावा कर्नाटक में कुछ बांध हैं। कर्नाटक में शरावती नदी पर, आप देख पा रहे होंगे कर्नाटक बांधों में शरावती नदी पर जोग या महात्मा गांधी बांध, यहीं पर जोग गरसोप्पा जलप्रपात जहाँ पर बनता है तो वहीं से वो बनता है, तो यह है जोग अर्थात महात्मा गांधी बांध। इसके अलावा कावेरी नदी पर शिव समुद्रम बांध बहुत महत्वपूर्ण है, कावेरी नदी पर कर्नाटक में शिव समुद्रम बांध। इसके अलावा बाकी जो बांध है वो नदियों के नाम पर ही है, बाकी जो बांध है कर्नाटक में वो नदियों के नाम पर ही, जैसे कि घाटप्रभा नदी पर घाटप्रभा बांध, मालप्रभा नदी पर मालप्रभा बांध, भद्रा नदी पर भद्रा बांध और कालिंदी नदी पर कालिंदी बांध। ये सारी कर्नाटक की जो प्रमुख बांध है वो यहाँ पर हमने लिखे। इसके अलावा केरल में दो प्रमुख नदियाँ, केरल की तो पेरियार नदी, केरल की प्रमुख नदी पेरियार नदी पर दो बांध है केरल में, पेरियार नदी पर दो बांध, एक है पेरियार बांध और दूसरा है इंदुकी बांध, पेरियार बांध और इंदुकी बांध। इसके अलावा पंबा नदी, केरल की एक और प्रमुख नदी है पंबा नदी, पंबा नदी पर सबरीगिरी बांध बनाया गया है, सबरीगिरी बांध जो है पंबा नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा और ऊपर आते हैं आंध्र प्रदेश में मुख्यतः कृष्णा नदी प्रवाहित होती है, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित बांध जो है वो कौन कौन से हैं? नागार्जुन बांध, श्रीशैलम बांध, अलमट्टी बांध, उसके बाद निजाम सागर बांध। और इसी निजाम सागर बांध से नहर निकाली गई है जिसका नाम है निजाम नहर, ठीक है ना। तो निजाम नहर किससे निकाली गई है? कृष्णा नदी से, ठीक है ना। किस बांध से? निजाम सागर बांध। ये ठीक वैसी है जैसे कि यहाँ पे सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक इसी तरीके से निजाम सागर बांध जो है ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से निकाली गई है, इसका नाम है निजाम नहर, ठीक है ना। इसके अलावा हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हुगली नदी पर स्थित फरक्का बांध कहाँ स्थित है, फरक्का बांध कहाँ स्थित है? तो फरक्का बांध हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है फरक्का बांध, ठीक है ना। ये रहे जो मैप में हमने भरे हैं। कुछ ऐसे बांध हैं जो हम मैप में नहीं भर पाए हैं, चूंकि स्थान जगह की कमी है इस वजह से यहाँ पर नहीं भर पाए हैं, इसलिए हमने इसे यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना। आइए इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले कश्मीर में एक छोटा सा बांध है, नाम है कश्मीर की नदी है सुर नदी, और सुर नदी पर बांध है, नाम है निम्बो बाजगो बांध किस नदी पर है? सुर नदी पर। किस राज्य में? कश्मीर में। इसी तरीके से लिखते जाइएगा, वैसे मैंने जैसे लिखा है आप इसी तरीके से लिख लीजिएगा। इसके अलावा गोदावरी नदी, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी, आंध्र प्रदेश के जो बांध है मुख्यतः हमने बताए थे कृष्णा नदी। तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के जो बांध है वो ये है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में, चूंकि आंध्र प्रदेश में यहाँ से गोदावरी नदी भी आती है, यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, तो गोदावरी नदी पर जो स्थित बांध है उसका क्या नाम है? पोचमपाद बांध जो है ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है, ठीक है ना। इसके अलावा सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में ही, सतलज नदी पर हमने यहाँ पर बताए थे पंजाब में एक तो हरिके बैराज बांध है, हरिके बैराज बांध के बाद भाखड़ा और नांगल बांध है, लेकिन सतलज नदी पर ही कुछ बांध बनाए गए हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में अर्थात और पीछे की तरफ। तो ये कौन कौन से हैं? नाथपा, झांकरी और पोंग बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाए गए, ठीक है। इसके अलावा बेतवा नदी मुख्यतः मालवा के पठार से निकलती है, यहाँ मालवा के पठार से निकल करके और यमुना में आकर के मिलती है, ठीक है ना। यमुना में आकर के उत्तर प्रदेश में ही यमुना में मिल जाती है। तो इस पर दो प्रमुख बांध बनाए गए बेतवा नदी पर, कौन कौन से? माता टीला बांध और लक्ष्मीबाई बांध,
किस नदी पर? बेतवा नदी पर, राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसके अलावा मैंने मयूराक्षी बांध, जिसे कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा पहले कर लिया है। इसके अलावा राज्यवार कुछ राज्य, जैसे कि महाराष्ट्र के प्रमुख बांध, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में कोयना बांध कोयना नदी पर बनाया हुआ है, पूर्णा बांध पूर्णा नदी पर, नदी के नाम से उसका नाम रख दिया गया है, भीमा बांध भीमा नदी पर। इसमें इंपॉर्टेंट है कौन सा? जैकरवाड़ी। जैकरवाड़ी बांध जो है ये गोदावरी नदी पर है महाराष्ट्र में, जैकरवाड़ी बांध। इसके अलावा छोम बांध, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, छोम बांध कहां पर है? महाराष्ट्र में, नदी कृष्णा नदी। क्योंकि एक नदी पर बांध कई सारे हैं और एक नदी कई राज्यों से होकर गुजरती है, तो कई तरह से सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए यहां से सवालों के गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इसको आप लोग बहुत ही धैर्यपूर्वक और सही से पढ़ेंगे, राज्यवार पढ़ेंगे। ठीक है ना। पहले तो आप मैप में जितना संभव हो सकेगा आप उसको मैप में उतना भर लेंगे, क्योंकि मैप भरने से स्थिति क्लियर होती है, और उसके बाद आप राज्यवार उसे उसी तरीके से लिख लेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र में भी प्रवाहित हो रही है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी हो रही है, तो आंध्र में जो कृष्णा नदी है इसके जो बांध है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और कृष्णा नदी पर ही जो महाराष्ट्र में बांध है वह है छोम बांध। इसी तरीके से गोदावरी नदी आंध्रा में भी प्रवाहित हो रही है, तो गोदावरी नदी की आंध्रा में जो बांध है वो कौन सी है? आप देख रहे होंगे यहाँ पर पोचमपाद बांध। ठीक है ना। लेकिन गोदावरी नदी पर ही स्थित जो महाराष्ट्र में बांध है वो कौन सा है? जैकरवाड़ी। जैकरवाड़ी बांध जो है ये इस पर है, और छोम बांध कृष्णा नदी पर है। ठीक है ना। इसी तरीके से तमिलनाडु के जो बांध है, तमिलनाडु में पिराम्बिकुलम बांध और अलियार बांध, ये पिराम्बिकुलम नदी, पिराम्बिकुलम, ठीक है ना, यह है पिराम्बिकुलम नदी, इस पर स्थित है अलियार बांध और पिराम्बिकुलम बांध। ठीक है ना। इसके अलावा मैटूर बांध कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में मैटूर बांध कावेरी नदी पर। इसके अलावा पापनासम बांध, पापनासम नदी पर है, पापनासम बांध पापनासम नदी पर है। इसके बाद पायकारा बांध, पायकारा बांध जो है ये पायकारा नदी पर है, पायकारा बांध पायकारा नदी पर, कहां पर? तमिलनाडु में। ज्यादातर जो नाम है, अगर ऐसा कोई है जैसे कि पायकारा बांध पायकारा नदी, पिराम्बिकुलम बांध पिराम्बिकुलम नदी, तो अगर नदी का नाम ही बांध का नाम है, यहां से सवाल बनने की संभावना बहुत कम होती है। सवाल वहां से बनते हैं जहां से नदी का नाम कुछ और है और बांध का नाम कुछ और है, उस पर आप लोग ज्यादा गौर करेंगे। ठीक है ना। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो बांध है इसमें सबसे प्रमुख है तवा बांध, मध्य प्रदेश में तवा बांध तवा नदी पर। इसके अलावा बाण सागर बांध सोन नदी पर, ये काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया है। बाण सागर बांध सोन नदी पर है। ये दो बांध जो है मुख्यतः मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है ना। इसके अलावा माही, पनाम और करजन, माही, पनाम और करजन, ये तीनों जल विद्युत परियोजना है गुजरात की। आप इसी तरीके से नोट में करके इसको लिख लेंगे कि माही, पनाम तथा करजन गुजरात की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट में जमनालाल बजाज कंपनी के फाउंडर रहे थे। ठीक है ना। गुजरात के रहने वाले थे। इन्हीं के नाम पर एक परियोजना स्थापित की गई गुजरात में माही नदी पर, तो स्थित लिख लेंगे कि जमनालाल बजाज सागर परियोजना माही नदी पर स्थित गुजरात की प्रमुख परियोजना है। आप इसी तरीके से लेंगे जैसे हम बोलते जा रहे हैं। ठीक है ना, कि जमनालाल बजाज सागर परियोजना माही नदी पर स्थित गुजरात की प्रमुख परियोजना है। ठीक इसी तरीके से राजघाट परियोजना, राजघाट जो परियोजना है ये बेतवा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसी तरीके से इसको भी लिख लेंगे कि राजघाट परियोजना बेतवा नदी तथा मध्य प्रदेश, बेतवा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, पहले भी मैंने करा दिए हैं, जैसे कि भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। लगभग 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एग्जैक्ट लंबाई 4,801 मीटर इसकी कुल लंबाई है। तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है। विश्व का भी, भारत और विश्व का दोनों का सबसे लंबा। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है वो भाखड़ा बांध है। भाखड़ा, पंजाब में भाखड़ा बांध। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, अगर ऐसे करके गुरुत्वीय बांध करके पूछेगा तो आंसर होगा
भाखड़ा बांध, और वैसे ऊंचा पूछेगा तो टिहरी बांध। ठीक है ना, नॉर्मल बांधों में अगर हम बात करें तो टिहरी बांध। क्लियर है? ये आपका भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जो बांध है, वो आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन, और उसके बाद भारत की जो आर्थिक भूगोल है उसमें प्रवेश करेंगे और भारत के आर्थिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। अब भूगोल का हमने एक बड़ा हिस्सा कवर कर लिया है। अब हम भूगोल में प्रैक्टिस शुरू करेंगे। भूगोल में प्रैक्टिस शुरू करेंगे। प्रैक्टिस की कुछ स्पेशल क्लासेस बनेंगे। ठीक है, वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अब तक हमने जितना करा दिया है, अब यहाँ तक हम प्रैक्टिस लेकर के चलेंगे। अर्थात जो भी भूगोल हमने इसके पहले कराया है, आप उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा एक नोट्स बनाया होगा। अब इसी का हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। प्रैक्टिस क्लास जो होगी, ये जो भी उसमें सवालों की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो आपके पूर्व परीक्षाओं में या जो पहले परीक्षाएं हुई हैं उनमें आए हुए सारे सवाल होंगे। इसलिए उन छात्रों के लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा जिनको पढ़ने का समय थोड़ा कम मिलता है, वो मजबूर हैं। तो उन छात्रों के लिए हम प्रैक्टिस क्लास शुरू करेंगे। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस क्लास ही ठीक से देख लेते हैं, क्योंकि उसमें एक एक सवाल ऐसे होंगे जो आपकी परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा वो सभी संभावित सवाल जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे, उन सबको हम लोग प्रैक्टिस क्लास में लेने वाले हैं। बहुत जल्द भूगोल की अब तक क्लासेस जितनी हो गई हैं उन सब की, और इसके बाद जैसे जैसे हम आगे भूगोल पढ़ाते जाएंगे उन सब की भी प्रैक्टिस क्लास भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, अपने सहयोगियों से, जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, उन सब से चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो लाभ है भूगोल का, आने वाली प्रैक्टिस क्लास का, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंच सके। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे मेहनत के बदले इतना तो आप हमारे लिए ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।